हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की। हमने एक मैराथन कर ली है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों यूनिट कवर करेंगे, यानी 2 मैराथन में पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। देखो, बहुत दिक्कत हो रही है कराने में, लेकिन तब भी कोशिश कर रही हूँ कि करा पाऊँ, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम हैं 7 तारीख से, और घर की सिचुएशन तो आप लोगों को पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कॉलेज विद भावना को। बेल आइकन आप लोग प्रेस कर ही लेंगे, नोटिफिकेशन जिससे आपके पास आ जाए। क्लास की टाइमिंग आगे पीछे रहती है, अगर बेल आइकन ऑन है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि पार्ट 2 भी आ चुका है। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम कंप्लीट रिवीजन रखेंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पिछले 7 साल में पूछे गए हैं। देखो, 7 साल बहुत होते हैं, कहने के लिए ये 7 है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है। पिछले 7 साल में बीएड के अंदर जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल में, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, इनसे अलग कुछ भी नहीं बचेगा। इस बार क्या ही अलग आ जाएगा, अगर आपने 2 क्लास जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, चाहे आपने बुक खरीदी है चाहे नहीं खरीदी, अगर ये 2 क्लास आप देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो रिपीटेड भी हैं बहुत सारे। डेट मैंने इन पे किसी पे लिखी है, किसी पे नहीं लिखी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, 2 साल लगातार आए हैं, कोई 3 साल लगातार आया है, तो रिपीटेडली भी है इनके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, इसकी लिमिटेशन बताइए, कहीं इसके एस्पेक्ट पूछ लेगा। ई लर्निंग क्या होता है, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया है कि ई लर्निंग क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, हिंदी में मैंने क्वेश्चन रख लिए हैं, क्योंकि आप पिछली क्लास में बोल रहे थे कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं बोलती हो। ग्रुप लर्निंग क्या होता है और ग्रुप लर्निंग को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, इसके क्या एस्पेक्ट और क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और भी आगे क्वेश्चन है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, इसको बताइए। मैनेजमेंट क्या होता है, और इंक्लूसिव स्कूल जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए, उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। इंक्लूसिव टीचर का रोल बताना है कि वो कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को सुगम बना सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं, यानी जो श्रवण बाधित हैं, जिन्हें सुनने में दिक्कत है, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी क्या है स्कूल लेवल पे। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या रोल है आज के टाइम में। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, डिटेल में बताना है। दोबारा से वही क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव टीचर का क्या रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन को सुगम बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बतानी है इंक्लूसिव स्कूल के लिए। इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक अच्छे स्कूल की। मतलब सारे क्वेश्चन वही घुमा फिरा के हैं, थोड़ा थोड़ा किसी में चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन ज़्यादातर सबके सेम ही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव टीचर क्या होता है, टीचर कैसे एजुकेशन को सुगम बना सकता है, विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ये सारे टॉपिक एक तरीके से सब मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। आगे देखो, लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 5 जो है, आप लोग, जब मैं शॉर्ट टॉपिक करा रही थी, यानी छोटी छोटी क्लासेस करा रही थी, तो किसी ने पूछा कि बस एक ही टॉपिक इसमें करेंगे हम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखो भाई, लास्ट 7 ईयर में, 7 साल के अंदर सिर्फ ये ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 यानी ये रिपीट करके पूछे गए हैं, लेकिन पूछे यही गए हैं कि भाई गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, आप अपने स्कूल में कैसे गाइडेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप अपने स्कूल में काउंसलिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या जरूरत है इंक्लूसिव टीचर को एक गाइडेंस की और काउंसलिंग की। ये ही टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि भाई गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, और फिर इसका आगे का। ठीक है, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा गया है, तो हमें पूरी यूनिट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा मिलती है। 8 से 10 क्वेश्चन, शायद 8 आते हैं, और उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखो, 7 साल के पेपर हैं, तो 8-8 करके कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो मैंने सारे रखे हैं और सारे सोल्व भी किए हैं।
ठीक है, और सारे मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, एंड तक बने रहना है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर बोर हो जाए या नहीं देख पा रहे हैं एक बार में तो 2 पार्ट में देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, इससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी शिक्षण या सहयोगात्मक शिक्षण। यानी सहयोग क्या होता है भाई, हम सपोर्ट करते हैं अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई में, अगर हम स्कूल में आप लोगों का भी ग्रुप होगा, फ्रेंड्स होंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते होंगे सपोर्ट करके, तो एक दूसरे को जो सपोर्ट करके पढ़ते हैं वो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगी शिक्षण। तो cooperative learning is an instructional strategy where a small group of students work together to achieve a common goal। यानी cooperative learning क्या है, जिसमें बच्चे ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जिससे कि अपने लक्ष्य तक या अपने गोल तक पहुंच सकें। ठीक है, इट एम्फेसाइज कोलाबोरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग आउटकम। यानी इसके अंदर क्या है, ये किस पे फोकस करता है, कोलाबोरेशन पे। कोलाबोरेशन क्या होता है, आपसी सहयोग। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट पे यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना, जिम्मेदारी भी एक दूसरे के साथ बांटना। देखो हम स्कूल में हम लोग क्या करते थे, आप लोगों का भी ग्रुप होगा कि भाई थोड़ा सा होमवर्क करा दे मेरा, इस टेस्ट में मेरी हेल्प करा दे, या कोई भी मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक साथ मिलजुल के सीख रहे हैं, तो वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। यानी एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चे क्या है, इसमें एक्टिवली एंगेज होते हैं मटेरियल के साथ और एक दूसरे के साथ, इससे उनकी समझ भी बढ़ती है और उनकी स्किल भी डेवलप होती है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्स प्लेस इन ग्रुप ऑफ लर्नर्स विद मिक्स्ड एबिलिटी लेवल। यानी ऐसा तो यानी सारे एक जैसे बच्चे होते हैं। अब जैसे हम 3 लोग फ्रेंड थे स्कूल में, तो हम 3 एक बेंच पे बैठ रहे थे, तो ऐसा तो यानी तीनों सेम माइंड के हैं, सबकी एबिलिटी, सबका लेवल मिक्स रहता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में पहली बात तो जो लर्नर होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ग्रुप में होते हैं और मिक्स एबिलिटी वाले होते हैं। In cooperative learning, the group success is rewarded instead of the individual success of its member. Cooperative learning was introduced। जो cooperative learning है, इसका concept 20th century में आया, जो कि जॉन डुई ने दिया है। उन्होंने देखा who saw experience and education as being closely linked and believed that pupil needed एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन कॉपरेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली इन ग्रुप। यानी इन्होंने देखा कि बच्चे ग्रुप में जल्दी से सीखते हैं, उन्हें मजा आता है एक साथ सीखने में। आप देखो जब हम लोग लैब में जाया करते थे या कंप्यूटर रूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ग्रुप में हम कुछ भी कर रहे हैं, तो और मजा आता था पढ़ने में, है ना। तो वही कोऑपरेटिव लर्निंग है, यानी इसमें बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन भी डेवलप होती है, बहुत सारी चीज़ों में इसका फायदा होता है। ठीक है, वाइल कोऑपरेटिव लर्निंग में समटाइम भी कन्फ्लेक्टेड विद ग्रुप वर्क, लेकिन हम बहुत बार इसे ग्रुप वर्क या ग्रुप लर्निंग के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ग्रुप यानी समूह में काम करना, कोऑपरेटिव यानी सहयोग करना। इट डिफर्स, कैसे अलग है ये, तो डेविड जॉनसन और रोजर जॉनसन ने कुछ एलिमेंट बताए हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। भाई कोऑपरेटिव लर्निंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, यानी बातचीत आमने सामने होती है। जैसे मैं बता रही हूँ कि एक बेंच पे 4 बच्चे 5 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है। पॉजिटिवली सब एक दूसरे पे डिपेंड, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली कि अच्छा तू मेरी हेल्प कर रहा है मैं भी कर देता हूँ, या कुछ भी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, सब जवाब देने के लिए तैयार है। कोई भी काम दिया, कोई भी टास्क दिया, तो सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तो सारे ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, यानी सारे लोग क्या है, ग्रुप में काम कर रहे हैं। सबकी कोलैबोरेटिव स्किल डेवलप होती है, यानी सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो सहयोगात्मक शिक्षण भी उनके अंदर डेवलप होता है। इस तरीके से आप फिगर बना सकते हैं पेपर के अंदर। कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता है, इजी भी है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे कि भाई क्या है, पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहते हैं, यानी हर कोई क्या है अपना बेस्ट देता है, हर कोई जवाब देने के लिए भी तैयार रहता है, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहता है। ग्रुप में काम होता है, ग्रुप में सब सीखते हैं। इंटरपर्सनल और सोशल स्किल डेवलप होती है। जब एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे पे विश्वास भी जमेगा और ना लड़ाई झगड़े होंगे, और क्या है, एक दूसरे को समझेंगे भी। ठीक है, प्रोमोटिव इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, यानी इंटरेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, पहला पॉइंट है हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, यानी जो ग्रुप रहता है मिक्स रहता है। भाई ऐसे तो यानी हम मानो 4 बच्चों का 5 बच्चों का ग्रुप है, या इससे ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं,
वो फर्नीचर के ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो उसमें मिक्स बच्चे रहते हैं, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, किसी का स्टैंडर्ड हाई हो सकता है, किसी का लो हो सकता है, कोई हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम से, किसी की पर्सनैलिटी अलग, एज में भी डिफरेंस हो सकता है। मानो अगर 11-12 के बच्चों की बात कर रहे हैं, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का, कोई 15, इस तरीके से एज डिफरेंस भी हो सकता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी उनकी अलग हो सकती है, काम करने का जो तरीका है वो भी अलग हो सकता है। तो यानी ग्रुप में क्या है, सारी चीजें मिक्स मिलेंगी। ठीक है। फिर है कोलैबोरेटिव स्किल, यानी जब साथ में सारे लोग पढ़ेंगे तो ये कोलैबोरेटिव स्किल भी डेवलप होगी, यानी उनका बातचीत करने का जो तरीका है वो भी इफेक्टिव होगा, टीम में काम करना वो सीखेंगे, एक दूसरे को सुनना भी सीखेंगे। देखो किसी किसी के अंदर ये चीजें नहीं होती कि वो एक्टिवली सुन सके, तो एक्टिव लिसनिंग होनी भी बहुत जरूरी है। एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति सिंपैथी, एम्पैथी भी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, और लड़ाई झगड़े भी रिजोल्व हो जाएंगे। और क्या है, सब अपने गोल के लिए, यानी गोल तो सेम है कि कोई भी काम दिया उस गोल के प्रति सब काम करने में लग जाएंगे। ठीक है। ग्रुप ऑटोनॉमी यानी समूह स्वायत्ता, यानी हर कोई क्या है, अपने स्टैंड से काम करने के लिए तैयार है, यानी डिपेंड नहीं है टीचर पे, खुद मतलब आपस में सोल्व कर रहे हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए हम लोग मैथ सोल्व करते थे, आप लोग सोल्व करते थे, बहुत बार ऐसे होता था कि हम टीचर की हेल्प भी नहीं ले रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रुप ऑटोनॉमी, यानी एक साथ ही अपने आप ही काम कर रहे हैं, टीचर की इतनी ज्यादा हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो दिस प्रिंसिपल एनकरेज स्टूडेंट टू लुक टू देमसेल्व्स फॉर रिसोर्सेज रेदर देन रिलाइंग सोलिली ऑन द टीचर, यानी टीचर पर डिपेंड होने की बजाय खुद से ही सोल्व कर पा रहे हैं। अगर बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है तो रेयरली हम टीचर को बुला रहे हैं। साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, यानी एक साथ बातचीत भी होगी, जब क्लास में सारे बच्चे होंगे तो बातचीत भी होगी, यानी आपस में भी डिस्कस करेंगे। तो इन क्लासरूम इन विच ग्रुप एक्टिविटीज आर नॉट यूज्ड, द नॉर्मल इंटरेक्शन पैटर्न इज दैट ऑफ सीक्वेंशियल इंटरेक्शन इन विच वन पर्सन एट ए टाइम, यूजुअली द टीचर स्पीक्स, इन कंट्रास्ट व्हेन ग्रुप एक्टिविटीज आर यूज्ड। मानो जैसे ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सारे लोग सुन रहे हैं ग्रुप में, लेकिन पूछेंगे कैसे कैसे, ग्रुप में से एक बच्चे ने पूछ लिया तो बाकियों को वो खुद ही बता देगा, या एक को पता चल गया तो बाकियों को सिखा देगा। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इंटरेक्शन होगा। इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा, यानी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इन ग्रुप इज दैट one or two group member dominate the group and for whatever reason impede the participation of other. Cooperative learning offers many ways to promoting more equal participation among group में, यानी सबकी क्या है, समान भागीदारी रहेगी, सिंपल सी बात है ये। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, यानी सब जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे, मानो कोई गलती भी हो जाती है तो जवाब देने के लिए सारे लोग तैयार हो रहे हैं कि भाई हमारे आइडियाज थे या कुछ भी है। ठीक है, तो सब क्या है, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर भी करेंगे और जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, यानी एक दूसरे पे पॉजिटिवली डिपेंड रहेंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक था कोऑपरेटिव लर्निंग। अभी ई लर्निंग देख लेते हैं। ई लर्निंग क्या होता है? देखो ई लर्निंग क्या है, जो आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये ई लर्निंग है, आप लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं वो ई लर्निंग है, आपकी जूम पे क्लासेस चल रही है वो ई लर्निंग है, आपको स्कूल में से मटेरियल मिल रहा है कुछ भी ऑनलाइन के माध्यम से तो वो भी ई लर्निंग है, आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं तो वो ई लर्निंग है। यानी कोई भी इस तरीके की नॉलेज जो आपको अलग अलग चैनल्स के थ्रू मिल रही है, अलग अलग एप्स के थ्रू मिल रही है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है, वो आपकी ई लर्निंग कहलाती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो ई लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज ई बुक्स, सीडीज, वेबिनार्स एंड मोर। यानी ई लर्निंग एक कैसी प्रक्रिया है जिसमें नॉलेज शेयर की जाती है, किसके द्वारा? ई बुक्स के द्वारा, सीडीज के द्वारा, वेबिनार के द्वारा, या और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो चौक वाला स्टाइल था, बोर्ड पे आया, नोट्स बनाए, कॉपी में उतारे और काम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स भी आने लगी। आप बीएड की चलो बात कर लेते हैं। तो बीएड में क्या थे, प्रोफेसर आ रहे हैं क्लास में, रेगुलर सब बच्चे जाया करते थे बीएड में, और टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तब भी कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स को पढ़ रहे हैं, या फिर बुक खरीद के गाइड मोटी मोटी वो पढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन बैंक आ गए कि क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन का माध्यम आ गया तो अब बुक्स कोई छेड़ता ही नहीं है, क्योंकि बुक में इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है तो कौन पढ़ेगा। तो एक तरीके से ई लर्निंग क्या है, एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति की तरह काम कर रही है और लर्निंग को इम्पार्ट कर रही है। Unlike this, e-learning education makes giving and receiving simpler, more prolific and productive. Tutors apply the method of teaching purely through the latest technology. यानी इसमें क्या है भाई, आप जो एजुकेशन लेते हैं या फिर नॉलेज लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लेते हैं, प्रोडक्टिव होती है। इसमें जो टीचर है नए नए तरीके यूज़ करता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिससे कि आपको उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगे।
इंपॉर्टेंस क्या है ई लर्निंग की? ई लर्निंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एम्पावर लर्नर टू गेट बेसिक स्कूलिंग एंड एनहांस स्किल्स, यानी ई लर्निंग जो है वो आपकी बेसिक जो स्कूलिंग है उसे एम्पावर कर सके, आपकी स्किल्स को बढ़ा सके। ऑब्टेन अ डिग्री सर्टिफिकेट विदाउट एक्चुअली अटेंडिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। देखो ये कितनी अच्छी बात है, यानी ई लर्निंग का ये भी फायदा है कि तुम्हें घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, घर बैठे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ना तो तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत है और ना ही यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप लोग बीएड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ पेपर देने गए हैं। ठीक है, पेपर देने स्कूल में जा कॉलेज में जा रहे हैं या फिर प्रैक्टिकल के दिन गए हैं बस, बाकी अपना अदर कोई भी वर्क कर रहे हैं। ठीक भी है यार, ठीक भी है, रेगुलर जाके ही क्या होगा, अगर आपको जॉब मिलनी होगी तो ऐसे भी मिल जाएगी क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो वहाँ रेगुलर जाने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। अब वो टाइम जा चुका कि रेगुलर जा रहे हैं, दिन रात एक सुबह के निकले हुए 7 बजे शाम में आके 5 बजे घर पे आ रहे हैं, तो वो टाइम अब जा चुका है। ठीक है, अब तो बीएड में बहुत कम बच्चे रेगुलर जाते हैं। फॉर ट्यूटर्स इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ अर्निंग वेयर दे कैन टीच फ्रॉम एनीवेयर इन देयर प्रिफर्ड टाइम, यानी ट्यूटर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि कहीं भी किसी भी जगह कैसी भी सिचुएशन में हम पढ़ा सकते हैं। E-learning, applying e-learning to all levels of schooling help to ensure student grasp the lessons adequately at a faster pace, यानी e-learning का ये फायदा है कि बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग लीड्स टू अ डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट, दे आर इफेक्टिव ट्यूटर एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट, यानी साइकोलॉजी ये कहती है जो ऑडियो विजुअल मेथड है ये अच्छे मेथड है और इसमें टीचर भी इफेक्टिवली पढ़ा पाता है और बच्चा भी एंगेज होता है। ठीक है, one of the importance of e-learning in education is that tutor and participation both can develop advanced learning skill, यानी एक फायदा इसका यह है कि भाई एडवांस लर्निंग स्किल तुम्हारी डेवलप हो जाएंगी। क्रिएटिंग एंड सेलिंग ई बुक्स इज वन सच एडवांसमेंट, यानी अपनी बुक सेल करना, ई बुक अपनी सेल करना, क्रिएट करना, ये भी एक एडवांसमेंट है कि मतलब जैसे मैं सेल तो करती नहीं लेकिन ई बुक क्या है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी, तो ये एक तरीके से ई बुक हो गई, तो आप इसमें से क्या है पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। E-learning has worked towards bringing learners, tutors, experts, practitioners, and other interest group to one place. Thus, there is a good practice of knowledge sharing followed through different online platforms. This is important in current times that competition is rising and the world is also growing. Quick information, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई। ई-लर्निंग का काम क्या है कि भाई तुम घर बैठे सीख सकते हो, अच्छी नॉलेज तुम ले सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। रेल बस में जाने से अच्छा है घर पे ही तुम पढ़ रहे हो और तुम ग्रो भी कर रहे हो और तुम्हारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और जल्दी से इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर पा रहे हो। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग हमारी नीड्स को इजी बनाती है, हमारी ज़रूरत को। मानो आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अब अगर ऑनलाइन सोर्सेज ना हो तो किताबों के धक्के खाने पड़ेंगे, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, कोई बुक खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अब क्या है टॉपिक सर्च करो यूट्यूब पे, एक जगह से समझ नहीं आ रहा दूसरी जगह पढ़ लिया, तो ये क्या है लर्निंग को एकोमोडेट कर रही है, ईजी बना रही है। क्लासेस कैन बी टेक फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं भी तुम क्लास ले सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता है, इतना तो इस कॉलेज में भी नहीं मिलता होगा। ई लर्निंग देखो सही सच बता रही हूँ मैं, जैसे मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी और टीचर करवा सकता है, कर भी रहा होगा, मुझे पता नहीं है इस बारे में। इस तरीके से अगर मुझे एमएड में कंटेंट मिल जाए कि भाई एक क्लास में या 2 क्लास में पूरा पेपर खत्म, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक उठाने की, और ऐसा लिटरली अगर मिल जाए ना तो मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। बहुत 7 तारीख में मेरा पेपर, अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर मुझे ऐसे टाइम पे इस तरीके की कोई भी क्लास मिल जाए कि 1 क्लास या 2 क्लास और पूरी बुक खत्म, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊंगी, पहले मैं कंटेंट इकट्ठा करूंगी फिर मैं पढ़ूंगी, बहुत मेहनत लगती है ना। तो ये फ़ायदा है ऑनलाइन का। एमएड की क्लासेस भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूंगी, जिससे जो लोग एमएड कर रहे हैं उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो। ई-लर्निंग लेट यू बी इन सिंक्रोनाइज विद मॉडर्न लर्नर्स एंड अपडेटेड विद द करंट ट्रेंड, यानी ई-लर्निंग के माध्यम से आप क्या है एक तरीके से अप टू डेट रहते हैं, जो करंट में चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता रहती हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, यानी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो 1.5 की स्पीड कर लो, स्लो पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल स्पीड कर लो। ई लर्निंग क्या है, इज अ प्रोवाइडेड ऑनलाइन, सो नो नीड फॉर पेपर लाइक ट्रेडिशनल लर्निंग। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पेपर पेन लेके ही बैठना पड़ेगा या तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई लर्निंग आपका टाइम भी बचाती है, आपके पैसे भी बचाती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी बचाती है।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग इतना सही मैंने रखा है क्योंकि ग्रुप लर्निंग को कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हम बोल लेते हैं। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो हम पढ़ेंगे वो ही ग्रुप लर्निंग में इक्वली बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग क्या होता है? समूह शिक्षण, समूह में पढ़ना। तो इसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं कि एजुकेशनल अप्रोच है जहां बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, किसी भी गोल को अचीव करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, किसी भी टास्क को पूरा करते हैं एक साथ सारे लोग बैठ के। इन ग्रुप लर्निंग स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज, इसमें बच्चे एक्टिवली एंगेज होते हैं, उन्हें मटेरियल वहां दिया जाता है, इससे उनकी सोच भी बढ़ती है, उनका बोलचाल करने का तरीका यानी उनकी कम्युनिकेशन, संचार की जो कौशल है वो भी बढ़ता है और टीम वर्क भी बढ़ता है। अब पढ़ते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर सेम वही बात है जो पीछे पढ़ी है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है एंड टीचर कोलैबोरेट्स ऑन जॉइंट इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, और टीचर भी टाइम टू टाइम उन्हें मदद करता है या एफर्ट्स लगाता है अपने, जिससे कि बच्चे अपने गोल तक पहुंच सके। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप ऑफ 2 और मोर पीपल सीकिंग अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर, यानी इसमें क्या है, एक टाइम पे ग्रुप बना के सारे लोग पढ़ रहे हैं, 4 का ग्रुप बना दिया मान लो, तो 4 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं और कुछ भी नया क्रिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। इसमें बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, एक साथ सीखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई भी असाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की जो लर्निंग है इसमें बच्चों को मौके मिलते हैं कि वो अपनी स्किल डेवलप कर सकें और उन्हें रिसोर्सेज भी सारे दिए जाते हैं जिससे कि वो सीख सकें। ठीक है भाई, रिसोर्सेज क्या रहते हैं? एक माहौल उन्हें मिलता है, टीचर उन्हें मिलता है, अगर जरूरत हो तो स्कैफोल्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बता दो XYZ। जो कंसेप्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, ये बच्चों को एक्टिवली एंगेज रखता है, यानी सक्रिय तरीके से जोड़ के रखता है। वो नई नई इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं, प्रोसेस करते हैं, याद करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखते हैं। इस तरीके से वो एक जगह पे बैठे हुए नए नए आइडियाज भी क्रिएट कर लेते हैं और अपना पॉइंट भी रखते हैं और दूसरे का पॉइंट भी समझते हैं और सब्जेक्ट को ईजी बना के समझ लेते हैं सारे लोग एक साथ। बस यही है इसके अंदर। की फीचर्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि पर्पस ऑफ एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव लर्निंग हेल्प्स टू सेटिस्फाई द पर्पस ऑफ एक्टिविटी विद इक्वल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल टीम मेंबर, यानी सारे जितने भी ग्रुप में बच्चे हैं, टीम में बच्चे हैं, वो क्या है, पर्पस सेट होना चाहिए, पर्पस का पता होना चाहिए एक्टिविटी का, जिससे कि सब बराबर एफर्ट्स लगाएं। इंडिविजुअल लर्निंग गोल यानी इट हेल्प द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस, जो भी नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फेस करें, उनसे सीखें बच्चे। ठीक है, यानी जो प्रोजेक्ट दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, कोई भी काम जो ग्रुप में कर रहे हैं तो उसे एक चैलेंज की तरह लें और उससे सीखें और एक दूसरे की हेल्प करें। एनहांसिंग फ्रेंडशिप एंड टीम वर्क यानी इससे क्या होगा, जब सारे लोग एक साथ बैठेंगे तो इससे फ्रेंडशिप उनकी बढ़ेगी और टीम में वो काम करेंगे। ठीक है, यानी सेम इंटरेस्ट वाले भी बच्चे होंगे, उनका एक नेटवर्क बन जाएगा, उनकी एक गोल बन जाएगी फ्रेंडशिप। बिल्ड ऑफ न्यू रिलेशनशिप, नए नए रिलेशन भी मिलेंगे। अब नए बच्चे आएंगे तो उनसे भी दोस्ती होगी और फिर जब उनसे दोस्ती होगी उनके तौर तरीके, उनके कल्चर और उनके साथ काम भी करेंगे, यानी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। डेलीगेशन ऑफ स्किल यानी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काम की जो जिम्मेदारी है, वो एक दूसरे के साथ बांटेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, एक दूसरे के इंटरेस्ट को जानेंगे, यानी सारी चीज़ों का पता चलेगा। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं कि बच्चे इसमें एक्टिव रहते हैं, सीखने में प्रोएक्टिव रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ सुनते हैं, एक दूसरे का परसेप्शन सुनते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ भी डेवलप होती है और उनकी हैबिट डेवलप होती है कि वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपनी खुद की नॉलेज बिल्ड करते हैं। ठीक है, बात करने की जो हैबिट है वो बिल्ड करते हैं और पब्लिक स्पीकिंग उनके अंदर डेवलप होती है, यानी जैसे कि टीचर हो या कहीं भी हो, हम हेजिटेशन फील करते हैं तो वो हेजिटेशन उससे ख़त्म हो जाएगी और एक दूसरे को सुनना भी सीखेंगे, एक्टिव लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी और टीम में काम करना भी सीखेंगे। तो ये इसके बेनिफिट हैं, इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी रणनीतियाँ क्या होंगी, क्लैरिफाइंग द ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी हम टास्क दे रहे हैं तो हमें बताना चाहिए कि भाई 4 बच्चे हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। इससे क्या होगा, जिम्मेदारी आ जाएगी सबके ऊपर और सब सही तरीके से काम करेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन यानी बिल्कुल खुल के बात करें, जैसे कि हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई तुम डर क्यों रहे हो, पूछो, है ना। तो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओपन कन्वर्जेशन होनी चाहिए, जिससे कि एक दूसरे को कंसेप्ट हम समझा सकें, एक दूसरे को हम समझ सकें, कुछ भी हमें समझ ना आए तो हम पूछ सकें।
कंडक्ट अ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। भाई टीचर जब ग्रुप बना रखे हैं, जैसे टीचर ने 40 बच्चे हैं तो 4 ग्रुप बना दिए, 5 बना दिए, मानो 6 बना दिए, तो टीचर तो वहां पे रहेगा। तो टीचर को ये भी देखना चाहिए कि कोई भी टास्क देने से पहले बच्चों को क्या आ रहा है, टास्क पूरा करने के बाद या ड्यूरिंग द टास्क वो कितना सीख रहे हैं। तो उनका एक प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी कंडक्ट करना चाहिए। उनकी लर्निंग को एसेस करना चाहिए कि कितना वो सीख रहे हैं, उनसे डिस्कशन करने चाहिए, देखना चाहिए कि कितना उन्हें समझ में आ रहा है, कितना वो ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितना फायदा हो रहा है कोलैबोरेटिव लर्निंग का। यूज स्ट्रेटेजीज लाइक द जिगसॉ टेक्निक, यानी एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप की मदद कर रहा है, अगर तुम्हें कोई चीज आ रही है तो नॉलेज को शेयर करना। अलो ग्रुप एक्टिविटीज टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी ग्रुप एक्टिविटीज को अलाउ करें जिससे कि जो डर है वो खत्म हो जाए, यानी ग्रुप में एक्टिविटी करें। ठीक है, कोई भी एंटरटेनिंग एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे मजे में यानी काम कर रहे हैं, जिससे टेंशन भी फ्री रहेंगे और डर भी नहीं रहेगा, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। मेक यूज ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी जितने भी जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जो भी काम है उसे रियल वर्ल्ड से जोड़ें, यानी अपनी दुनिया से जोड़ के उसका सॉल्यूशन निकालें। कोई भी प्रोजेक्ट अगर दिया गया है। फोकस ऑन एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, यानी असाइनमेंट जो दिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टास्क दिया जा रहा है, उससे उसका ये फोकस होना चाहिए कि बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़े और बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप हो सके, यानी समस्या समाधान कौशल उनके अंदर विकसित हो सके। इंपोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलपमेंट अमंग द स्टूडेंट, क्या महत्व है बच्चों के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग डेवलप हो जाए, इसका क्या महत्व है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनेबल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल अमंग द स्टूडेंट। भाई अगर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी और सामाजिक कौशल बढ़ेगा, वो अच्छी अच्छी हैबिट्स आएंगी और नॉलेज भी गेन करेंगे, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखेंगे कि भाई जिम्मेदारी क्या होती है, साथ में काम करेंगे और साथ में विश्वास भी जगेगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, जैसे कहते हैं कि बचपन की दोस्ती बड़े तक चल रही है तो साथ में ट्रस्ट डेवलप होता है, वो ट्रस्ट आगे तक भी जा सकता है। स्टूडेंट बिकम कंफर्टेबल, और बच्चे टीचर के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं रहते जितने आपस में रहते हैं। मानो 5 बच्चों का ग्रुप है तो एक दूसरे के साथ आइडियाज चाहे गलत भी हो सही हो शेयर कर सकते हैं, डरेंगे नहीं वो। डिस्कशन स्ट्रेटेजीज और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, फर्दर इट हेल्प देम टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ पीपल इन डिफरेंट फील्ड, और नए नए मतलब दोस्त बनेंगे, नेटवर्क क्रिएट होगा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जो स्किल की जरूरत है वो सारे स्किल उनके लिए डेवलप होंगी जो फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी उन्हें। अब है नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर इंक्लूसिव स्कूल। तो भाई इंक्लूजन का मतलब आपको पता है समावेशन। इंक्लूजन मतलब होता है सारे बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, जाति धर्म कोई भी स्टेटस हो, उसका एबिलिटी हो डिसेबिलिटी हो, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन कहलाता है। तो इसी तरीके से इंक्लूसिव स्कूल है। इंक्लूसिव स्कूल क्या है, रिकॉग्नाइज एंड रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स, यानी जो अलग अलग नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें पहचानना, उन्हें रेस्पॉन्ड करना, एकोमोडेटिंग बोथ डिफरेंट स्टाइल एंड रेट्स ऑफ लर्निंग एंड एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल थ्रू एप्रोप्रिएट करिकुला, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, रिसोर्सेज यूज एंड पार्टनरशिप विद देयर कम्युनिटीज, यानी सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन उन्हें सुनिश्चित करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम होना, सारे अरेंजमेंट्स होना, जो रणनीतियां हैं पढ़ाने की वो भी उनके अकॉर्डिंग होना, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना, वो कहलाता है इंक्लूसिव स्कूल। बलार्ड ने डेफिनेशन दी है कि इंक्लूसिव स्कूल डिलीवर अ करिकुलम टू स्टूडेंट थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज स्कूल्स यूज्ड इन स्कूल टू एक्सक्लूड सम स्टूडेंट फ्रॉम देयर रेगुलर क्लासरूम, यानी इंक्लूसिव स्कूल वो है, इस तरीके का करिकुलम है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि जो नॉर्मल स्कूल हैं, जो रेगुलर स्कूल हैं, जिन बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उन्हें इंक्लूसिव स्कूल एक्सेप्ट करता है। तो इंक्लूसिव स्कूल इस तरीके का करिकुलम डिलीवर करता है, इस तरीके का अरेंजमेंट करता है कि सारे बच्चों को टैकल कर लेता है। स्टेनबैक ने एक डेफिनेशन दी है कि इंक्लूसिव स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे हर किसी को एक्सेप्ट किया जाता है और हर किसी को सपोर्ट किया जाता है, यानी हर किसी को स्वीकार किया जाता है और हर किसी को सहयोग किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, यानी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। भाई क्या विशेषता हो सकती है, तुम ही सोचो क्या हो सकती है इंक्लूसिव स्कूल की, कि एक अच्छा वातावरण मिलता है, यानी हर बच्चे को प्रायोरिटी मिलती है, हर बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे वैल्यू दी जा रही है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है।
पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होता है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारी स्लाइड है, 150 से ज़्यादा स्लाइड हैं और आधा घंटा कम से कम हो गया होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होती है भाई, साथ में जब पढ़ेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, दोस्ती भी होगी तो अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, दोस्त बनेंगे और सोशल स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, देखो अलग अलग जगह के बच्चे होते हैं। अब जैसे केंद्र विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है तो इसमें हर जगह के बच्चे होते हैं। तो जो दोस्ती रहती है बच्चों की, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं। किसी घर में ईद बन रही है तो किसी घर में दिवाली बन रही है, सारी चीज़ें एक दूसरे की जानते हैं। फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस यानी क्षमता की भावना उनके अंदर डेवलप होती है। सोशल कॉम्पिटेंसीज, एस्थेटिक, मोरल, क्रिएटिव एबिलिटीज, क्वालिटीज, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, हर किसी को मौका मिलता है, हर किसी को भाग लेने का अवसर मिलता है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ट्रीट इक्वली, सबको बराबर इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता, चाहे कोई किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता है। तो इंक्लूसिव स्कूल कंसिडर ऑल पीपल्स एंड स्टाफ इक्वली, यानी सबको बराबर का हक मिलता है, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। इट रीस्ट्रक्चर देयर कल्चर, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस सो दैट दे रेस्पॉन्ड टू पीपल डाइवर्सिटीज, रिड्यूस बैरियर टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल पीपल, यानी जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को खत्म किया जाता है और सबके पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाता है। लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव किए जाते हैं, यानी जो भी वो सीख रहे हैं वो इम्प्रूव होता है। कमिटेड टू एंड फोकस ऑन होल स्कूल, यानी पूरे, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है, पूरे स्कूल पे ध्यान दिया जाता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो बच्चे हों। ठीक है, यानी इट अडॉप्ट अ होल स्कूल फोकस दैट इज रिफ्लेक्टेड, और वो फोकस किस पे दिखता है, स्कूल के विजन में दिखता है, स्कूल के बिलीफ्स में, स्कूल की पॉलिसीज प्रैक्टिसेस में दिखता है। क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो भी विजन रखा जाता है वो सारे बच्चों, टीचर, स्टाफ को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। रिकॉग्नाइज स्पेशल लर्निंग नीड्स, यानी अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे की कुछ नीड्स है तो सारी नीड्स को पूरा किया जाता है, उन्हें पहचाना जाता है और उन पे काम किया जाता है। जैसे ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, मानो क्लास में कोई बच्चा है उसे डिसलेक्सिया है तो उसकी नीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसे इस तरीके का मटेरियल या इस तरीके की चीज़ें कराई जाएंगी जिससे कि इस बीमारी से उसे निजात मिल सके, ठीक हो। अगर ये ट्रीटमेंट देके ठीक हो सकती है तो ठीक कराया जाएगा, नहीं तो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ये बच्चा पढ़ पाए। रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में इंक्लूसिव स्कूल का क्या रोल है? तो भाई आज के टाइम में बच्चे के वेलफेयर पे फोकस होता है, यानी भाई आज के टाइम में जितनी भी पॉलिसी हैं, जितने भी फ्रेमवर्क हैं, बात क्या करते हैं कि कैसा करिकुलम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो बच्चे के हित में बात की जाती है, यानी फोकस ऑन स्टूडेंट वेलफेयर। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर क्लासरूम, यानी एक अच्छा क्लासरूम प्रिपेयर किया जाता है। तो इंक्लूसिव स्कूल हाईली इंटरेस्टेड टू प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट, दे सपोर्ट टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग एंड सोशल नीड्स ऑफ पीपल, कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड स्पेशलिस्ट, यानी एक प्रॉपर क्लासरूम तैयार किया जाता है। टीचर बच्चों को समझते हैं, बच्चे टीचर्स को समझते हैं, समाज की नीड समझी जाती है, बच्चे की नीड समझी जाती है, पेरेंट्स के साथ कोलैब किया जाता है, स्पेशलिस्ट के साथ, स्पेशलिस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी बच्चे को किसी तरीके की ज़रूरत तो नहीं है। कोलैबोरेट किया जाता है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, पीयर के साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, प्रॉपर क्लासरूम तैयार हो सके, किस तरीके से किस बच्चे को कहाँ बिठाना है। क्रिएट सोशल एनवायरनमेंट, यानी इंक्लूसिव स्कूल क्या है, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो वहाँ काम किया जा सकते हैं, किया जा सके। बच्चों को लॉकर देते हैं, स्कूल ग्राउंड देते हैं इस तरीके का कि वो खेल सके, ट्रिप पे जा सके, मतलब एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। करिकुलम एडेप्टेशन, इंक्लूसिव स्कूल डिफरेंशिएटिंग करिकुलम कंटेंट, फैसिलिटेटिंग अप्रोप्रिएट असेसमेंट, एड्रेसिंग पीपल्स चॉइस एंड एडेप्टिंग रिसोर्स, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाते हैं। जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अंधे बच्चे हैं तो उन्हें ब्रेल से पढ़ाया जा रहा है, बहरे बच्चे हैं या कम सुन रहा है तो उन्हें आगे बैठाया जा रहा है, तो इसी तरीके की चीज़ें उन्हें दी जा रही हैं। यानी बच्चों के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन है, जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ बदलाव किया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल को मैनेज किया, यानी प्रॉपर टाइम टेबल है। मेडिकेशन की अगर ज़रूरत है तो मेडिकेशन दी जा रही है, जहाँ टेस्ट की ज़रूरत है वहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं, जब थेरेपी की ज़रूरत है वहाँ थेरेपी दी जा रही है। इस तरीके के मैनेज करके चल रहे हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है टीचर्स का, बच्चों का, स्टाफ का, टोटल।
कम्युनिटी डेवलपमेंट हो रही है, यानी पूरे स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे कि बच्चों का कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो सके। पेरेंट को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिससे कि सेलिब्रेट कर सकें अगर बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है। स्कोर यानी इन द सेंस अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सीख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, तो उसे सेलिब्रेट किया जा सके। तो इसलिए पेरेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। मानो पढ़ नहीं रहा है बच्चा तो उसमें भी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए तो पीटीएम्स होती हैं। इसी तरीके से ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। सिक्योर चिल्ड्रंस बेसिक राइट, बच्चों के बेसिक राइट से उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि उनके बेसिक राइट क्या हैं। स्ट्रेस इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, यानी परस्पर निर्भरता और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। इंक्लूसिव स्कूलिंग इन एजुकेशनल मूवमेंट दैट स्ट्रेस इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, वी ऑल चिल्ड्रन आर कैपेबल एंड वैल्यू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, इट सपोर्ट सिविल राइट्स एंड इक्विटी इन द क्लासरूम, यानी क्लास में कैसा माहौल होना चाहिए, समता और समानता पर जोर दिया जाना चाहिए, सभी को रेस्पेक्ट मिले, सबको वैल्यू मिले, जो बच्चा जो कैपेबल है उसे उसी तरीके से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, यानी सबको क्या है, इंडिपेंडेंट किया जाए, सबको इंटरडिपेंडेंट किया जाए। रेस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम आर कंसर्न अबाउट रीचिंग एंड मोटिवेटिंग, यानी सारे बच्चों को मोटिवेट करना है क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सारी टेक्निक्स उनके लिए अवेलेबल कराए जाएं, सारी चीज़ें ठीक की जाएं जिससे कि बच्चा एकेडमिकली ग्रो कर सके। नीडेड सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव स्कूल, देखो काफ़ी सारी हेडिंग है, ये 10-12 हेडिंग है। 12 की 12 तो आप नहीं लिख पाओगे, तो जो भी 4, 5, 3 जो भी आपको याद रहे वो आप लिख देना। नीडेड सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल के लिए सपोर्ट सर्विस की क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी सेवाओं की ज़रूरत है। तो भाई स्कूल में एक गाइडेंस ऑफिसर होना चाहिए जो बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करता रहे। रिसोर्स टीचर होना चाहिए जो सपोर्ट करे। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है। बिहेवियर सपोर्ट होना चाहिए। इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज या डायलेक्ट होनी चाहिए। स्कूल में नर्सेज भी अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए। टीचिंग एड्स होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए, विजुअल एड्स होनी चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए जो सहायक हो, पढ़ने में उनके लिए हेल्पफुल हो। और भी बहुत सारे अल्टरनेट मटेरियल होने चाहिए पढ़ाई से, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स दे दी तो उससे अलग भी मटेरियल होना चाहिए। स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए, जो बच्चों का आकलन हो रहा है वो भी, उसके लिए भी अलग से प्रावधान होना चाहिए। अदर सपोर्ट अवेलेबल एट द स्कूल लेवल, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए इंक्लूसिव स्कूल की, कि भाई अच्छा स्कूल, अच्छे कमरे बने चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, उनकी फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, उनकी दीवारें अच्छी होनी चाहिए, पानी पीने का अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन, साफ़ सफाई, हाइजीन, सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, सामान होना चाहिए, कैसा खेल का सामान होना चाहिए, सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए हर एक टीचर के लिए, ट्रेंड टीचर होने चाहिए, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब, रैंप की फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं वो रैंप से जा सकें, डॉक्टर और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, और हॉस्टल्स भी होने चाहिए। पॉलिसी और प्रोग्राम कौन से होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में, कि भाई जो भी पॉलिसी है वो अप्लाई होनी चाहिए, यानी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि सेपरेट टॉयलेट होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या कहती है, साफ सफाई होनी चाहिए और सबका एनरोलमेंट होना चाहिए। मिड डे मील को भी ध्यान में रखा जाए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को भी ध्यान में रखा जाए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम को भी ध्यान में रखा जाए। ये सारे पॉलिसी और प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के। क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। देखो एक बात, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर इन एन इंक्लूसिव सेटिंग, तो हमें क्या करना है, पहले इंक्लूसिव के बारे में लिखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद हम जाएंगे क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की क्वालिटी पे जाएंगे, फिर उनकी हेडिंग्स लिखेंगे कि क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर ये होती हैं, फिर हर एक को एक एक करके मेंशन करेंगे, उसके पॉइंट्स लिखेंगे या उसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है। Qualities of a good teacher in inclusive setting. The teacher in inclusive setting means an interaction in the learner and teacher, material, environment and teacher participate in facilitation of learning. यानी भाई inclusive setting का मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब क्या होता है कि टीचर एक स्कूल में inclusive हटा दो, अगर तुम्हें चुभ रहा है ये वर्ड तो दिमाग में से हटा दो। ये देखो टीचर का क्या काम होता है, टीचर चाहता है कि बच्चों को समझ आए पढ़ाया हुआ, तो टीचर, मटेरियल, बच्चे सारे मिलके क्या करते हैं, लर्निंग को इजी बनाते हैं। सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सही तरीके से सीखेंगे।
ठीक है। तो इसी तरीके से इंक्लूसिव सेटिंग में टीचर क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, बच्चों के साथ बातचीत करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है, उन्हें एक पढ़ने का एनवायरनमेंट देता है और लर्निंग को ईजी बनाने की कोशिश करता है, यानी जो सिखा रहा है। तो रोल एज अ टीचर इज टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी टीचर का रोल होता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और लर्निंग को सुगम बनाना, ठीक है। और उस टाइम पे उसे सारे बच्चों को ध्यान में रखना होता है। एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटी है कि भाई वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, यानी उसकी आवाज़ पिछले बच्चे तक भी साफ जानी चाहिए, अच्छी सुनाई दी जानी चाहिए और वो बिल्कुल क्लियर बोले जिससे कि बच्चे आराम से समझ सकें। नॉलेज उसे अच्छी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, यानी नॉलेज मतलब ये नहीं कि नॉलेज हो और पढ़ाना नहीं आ रहा, यानी पढ़ाई भी अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए पढ़ाने की। उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, भाई पढ़ा तो हर कोई देता है, लेकिन ऐसी स्किल होनी चाहिए कि कितना भी हार्ड टॉपिक हो उसे क्या है इजी बना के समझा सके हर एक बच्चे को। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑल लर्नर, यानी सभी बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि भाई ये 4 बच्चे ट्यूशन में आ रहे हैं तो बस इन्हें ही मैं लाड प्यार करूंगा, इन्हें ही मैं पढ़ाऊंगा, इन पे ही फोकस करूंगा, इनसे ही आई कॉन्टैक्ट करूंगा, इनके साथ ही इंटरेक्शन करूंगा, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सारे बच्चों के प्रति। टीचर एक गुड क्लासरूम मैनेजर भी होना चाहिए, यानी क्लास को मैनेज करके रखे, ऐसे नहीं पीठ घुमाई और शोर शुरू, एक अच्छा मैनेजमेंट भी क्लास के अंदर होना चाहिए। गुड कोलाबोरेटर होना चाहिए, यानी सहयोग करे, बच्चों को भी सहयोग करे और दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी सहयोग करे, पेरेंट्स को भी सहयोग करे और स्टेक होल्डर, मानो पेरेंट्स आके चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ, तो टीचर भी बराबर बोलने लग जाए, ऐसे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा। तो टीचर क्या है, कोलाबोरेटर होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देश में अंतर होना चाहिए, यानी 40 बच्चे हैं तो सबको ऐसा नहीं है कि सेम बस वही पढ़ा रहा, आया बोर्ड पे लिख दिया और पढ़ा दिया, नहीं, जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तरीके से पढ़ाना है, उसी रणनीति से पढ़ाना है, बच्चों के अकॉर्डिंग मेथड चेंज करना है, बच्चों को अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका अपनाना है, उनके अकॉर्डिंग मटेरियल रखना है। असेसमेंट भी बच्चों को ध्यान में रख के ही करना है, डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे क्लास के अंदर होते हैं तो उन्हीं को ध्यान में रख के ही उनका आकलन करना है। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक सकारात्मक संबंध बनाना है, यानी टीचर का और बच्चों का एक रेस्पेक्ट वाला रिश्ता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करे बच्चों के साथ, तानाशाह ऑथोरिटेटिव स्टाइल नहीं होना चाहिए। कैसा स्टाइल नहीं होना चाहिए, तानाशाही और ऑथोरिटेटिव नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह काम करे कि भाई जहां मदद की जरूरत है मैं तैयार खड़ा हूं। अब है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, सारी यूनिट मैंने मर्ज करती हैं, 3rd 4th 5th, तो ऐसे मत सोचना कि इस यूनिट का ये है, इस यूनिट का ये है, वैसे तो कंटिन्यूसली है सारी यूनिट, लेकिन सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है जो 7 साल के अंदर पूछा गया है। तो पहले क्लासरूम क्या होता है, भाई क्लासरूम क्या है तो कमरा ही, लेकिन कमरा किसका, स्कूल का कमरा है जहाँ पे बच्चे फॉर्मल एजुकेशन गेन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। तो क्लासरूम को हम क्या कहेंगे कि जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है बच्चों को हर लेवल पे, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, वो क्या कहलाते हैं, वो क्लासरूम कहलाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, यानी प्रबंधन। भाई क्लासरूम तो मैंने बता दिया कि जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास को मैनेज करना, यानी एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर अकम्प्लिशिंग द सेट गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट, यानी कोई भी गोल पूरा करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और उन सबको एक तरीके से बैठाना, एक तरीके से मैनेज करना, एक साथ बैठाना, उसे क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ें होते हैं, प्लानिंग होती है, कोई भी काम हम करते हैं तो उसे हम कैसे मैनेज करते हैं, कोई भी हमारे घर में काम है तो हम पहले क्या है, प्लानिंग करेंगे, फिर उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर रिसोर्स देखेंगे, फिर उस काम को अंजाम देंगे, लीडिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और फिर क्या है, कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। अब है क्लासरूम पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, दोनों को मर्ज करें। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड बाय टीचर्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली, यानी
क्लास को मैनेज करना। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि टीचर ये सुनिश्चित करे कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं डिस्पाइट डिसरप्टिव बिहेवियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों का बिहेवियर बेकार हो, सारी चीज़ क्या है, एक तरीके से सारी चीज़ पॉजिटिव वे में जा रही हैं। तो द टर्म इम्प्लाइज द प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर, यानी जो दंगा है, जो विघटन है, जो बैरियर हैं, जो चीज़ें हैं उन्हें कम करके, उन्हें ख़त्म करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्लास में सारे बच्चों को एकजुट होकर पढ़ाना, अच्छा से जो लेसन दे रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट करना जो बच्चे भी समझ पाए, वो कहलाता है क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग फॉर मैनी टीचर्स, यानी बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, पढ़ा तो देते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते क्लास को। कहते हैं ना, जैसे स्कूल में शोर हो रहा है कि सर आप तो क्लास मैनेज नहीं कर पा रहे, प्रिंसिपल वहाँ के क्या बोलते हैं कि आपको क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपको आप पे क्लास मैनेज नहीं हो रही। तो वो क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी सारी चीज़ें स्मूथली चलें, जो आप लेसन, जो चैप्टर, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो स्मूथली जाए, तो यानी आप क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेशन वोंग ने दी है कि ऑल द थिंग्स दैट अ टीचर डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट स्पेस, टाइम एंड मटेरियल सो दैट स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस, यानी वो सारी चीज़ें क्लास के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएं जहां बच्चे पढ़ सकें, उन्हें टाइम मिल सके, मटेरियल मिल सके और वो सीख सके, वो कहलाती है क्लासरूम मैनेजमेंट। स्टर्नबर्ग ने डेफिनेशन दी है कि टेक्निक्स और स्किल्स का वो सेट जहाँ पे टीचर अलाउ करता है कि बच्चों को कंट्रोल करता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो क्या कहलाता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे रूल आ जाते हैं जहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हो और ऑपरेशन हो। गुड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव। एक अच्छी क्लासरूम वही कहलाती है जहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट हो और अच्छा बच्चों का रिजल्ट आए। इंपॉर्टेंस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूल प्रोग्राम का। भाई मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। देखो स्कूल, आपके एरिया में भी बहुत सारे स्कूल होंगे, आप भी आपस में बात करते होंगे कि भाई वो वाला स्कूल तो इतना अच्छा है, उसके बच्चे इतने अच्छे होते हैं, उसमें सारे बच्चे इतने बढ़िया हैं, वो स्कूल का नाम है। तो नाम कैसे है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं। ठीक है। अब कोई स्कूल ऐसा होता है, हर एरिया में कोई ना कोई स्कूल ऐसा होता है जिसके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, तो वहाँ क्या चीज़ खराब है, मैनेजमेंट खराब है वहाँ पे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो जहां बच्चे सीख सकें, अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें मिल सके, बच्चे एंगेज हो सके, बिहेवियर एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी हो सके और उनका बिहेवियर अच्छा हो सके, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सके, रिलेशनशिप बिल्ड अच्छे हो सके और एकेडमिक सक्सेस बच्चों को मिल सके, यानी वो अपने गोल तक या अचीवमेंट तक पहुँच सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन, यानी ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो मैनेजिंग अ क्लासरूम विद विजुअली इंपेयर्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन रिक्वायर अ थॉटफुल इंक्लूसिव अप्रोच। भाई उनके लिए क्या चीज़ चाहिए, आप ही बताओ। अगर क्लास में अंधे बच्चे हैं या किसी को कम दिख रहा है तो उनके लिए क्या करेंगे आप, उनके लिए उन्हीं के जैसी जो चीज़ उन्हें ज़रूरत हो, उनकी एक्सपेक्टेशन चीज़ें देखेंगे कि भाई उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसा मेथड से वो पढ़ पा रहे हैं, उसी की तरीके से इंक्लूसिव अप्रोच देंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करेंगे, है ना। उनकी नीड्स को समझेंगे, पहले देखेंगे कि भाई कितना कम दिख रहा है, वैरायटी भी तो होती है कि किसी को तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, किसी को थोड़ा कम दिख रहा है, किसी को ज़्यादा कम दिख रहा है, यानी उनका ये देखेंगे कि जो विजन लॉस है वो कितना है, कितना डिफरेंट है। फिर उनकी नीड्स देखेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वर्क क्लोजली विद द स्टूडेंट, बच्चों के साथ क्लोजली काम करेंगे, पेरेंट्स के साथ वहाँ स्पेशलिस्ट रखेंगे, उनकी एबिलिटीज़ को समझेंगे, उनके चैलेंजेस देखेंगे कि उन्हें पढ़ने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को कम करेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, भाई ऐसा नहीं है अब उन्हें तो नहीं दिख रहा, टीचर तो सही है, तो टीचर को इस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ बनाना है जो उनके लिए सेफफुल हो, यानी सेफ्टी हो उनके लिए, मोबिलिटी हो, फ्लेक्सिबल हो, जो रास्ते जहाँ से वो आ रहे हैं वो रास्ते बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि जिग जैग मोशन में चेयर लग रही हैं, बेंच लग रही हैं, फर्नीचर बिल्कुल अरेंज होना चाहिए एक सीक्वेंस में, जिग जैग में कुछ ना हो। टेक्टाइल मटेरियल है, मार्कर उनके लिए यूज करेंगे, कंट्रास्टिंग कलर उनके लिए यूज करेंगे और डिफरेंट एरिया होना चाहिए क्लासरूम का, पाथवेज बिल्कुल क्लियर रखेंगे, डोरवेज सही रखेंगे, लर्निंग सेंटर ठीक रखेंगे, यानी उनके अकॉर्डिंग रखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट।
मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। कैसा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे? ब्रेल। ब्रेल क्या होता है? 6 बिंदुओं पे आधारित, जिन्हें बच्चे टच एंड फील करके पढ़ सकें। बड़े बड़े अक्षरों से पढ़वाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग, भाई उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा, सुन तो रहा है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, जो उनके लिए सूटेबल हो। ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर यूज कर सकते हैं। स्क्रीन रीडर यानी स्क्रीन सामने चल रही है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे गूगल बोलता है इसी तरीके से वो मतलब स्क्रीन रीडर या ऑडियो इस तरीके से कुछ चीजें रख लेंगे। ब्रेल डिस्प्ले रखेंगे। एंश्योरिंग कंपेटिबिलिटी एंड ट्रेनिंग, इस तरीके की चीजें उन्हें रखेंगे जिससे उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करेंगे, यानी टीचर अगर बोल रहा है तो बिल्कुल क्लियर उन्हें सुनाई दे, इस तरीके का क्लियर वर्बल डिस्क्रिप्शन रखेंगे। पीयर इंटरेक्शन को एनकरेज करेंगे कि कोई उनके साथ बुलिंग ना करे। और टीच इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स के माध्यम से प्रभावी तरीके से पढ़ाएंगे। इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी आधी हमारी पीपीटी हो गई है, आधी से ज़्यादा हो गई है। इसके अंदर स्लाइड है 140-135 के आसपास, हम 81 पे आ गए हैं। इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, आप अगर इसे एक पार्ट में ना देख पाए तो 2 या 3 में देख लें। भाई डिसेबल्ड क्या होता है? डिसेबिलिटी, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को मैथ की कैलकुलेशन में दिक्कत है, किसी को ध्यान लगाने में दिक्कत है जिसे हम ADHD बोलते हैं, तो बहुत सारी, किसी को लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दिक्कत है, तो ये सारे क्या हैं? डिसेबिलिटी हैं। तो इंक्लूसिव स्कूल और क्लासरूम बेनिफिट, जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम होते हैं, सारे बच्चों के लिए होते हैं। सारे बच्चे वहाँ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हों, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, वो एक मीनिंगफुल तरीके से सारे लोग वहाँ पे सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, डिसकैलकुलिया यानी जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो हो सकता है, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बी को डी पढ़ रहे हैं, डॉग को गॉड पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी ध्यान एक जगह ना लग पाना, हियरिंग लॉस हो सकता है यानी सुनाई ना देना, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। तो ये जो डिसेबिलिटी हैं ये सीखने को और चैलेंजिंग बना देती हैं, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं सीखना। तो अफेक्टिंग द वे स्टूडेंट थिंक, यानी इसमें बच्चा कुछ ऐसी बीमारी जिनमें सोच नहीं पाता, किसी में स्पेलिंग, किसी में पढ़ नहीं पाता, किसी में लिख नहीं पाता, तो देयर आर अदर चैलेंजेस एज वेल। किसी में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता, कोऑर्डिनेशन यानी बैलेंस नहीं बन रहा, हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, पेन पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, या फिर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, या याद नहीं कर पा रहा, या हैंड राइटिंग बिल्कुल ही कुछ से कुछ ऐसे लिख रहा है, इस तरीके से स्क्रिबलिंग। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम हेल्प टू, तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है? एक ऐसा वातावरण देती है जहाँ पे बच्चे एजुकेशन ले सके इन डिसेबिलिटी के होते हुए भी। ठीक है। वहाँ इस तरीके का मैनेजमेंट किया जाता है, इस तरीके के टीचर रखे जाते हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, इस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल कराई जाती हैं कि हर लर्निंग स्टाइल वाला बच्चा सीख पाए। ठीक है। बेनिफिट क्या है भाई इंक्लूसिव क्लासरूम के? यही बेनिफिट है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इनहेरेंट, जैसा बच्चा है उसे वैसे ही स्वीकार किया जाता है, उसके अंदर कोई भी कमियां हो उन कमियों को ध्यान में रखते हुए ही उसे पढ़ाया जाता है, उसका स्टैंडर्ड हाई किया जाता है, जो भी उसकी समस्या है उन्हें टेलर किया जाता है, हर बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे की नीड्स को पूरा किया जाता है, जहाँ उन्हें सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट किया जाता है। एकोमोडेशन यू कैन मेक फॉर, जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, यानी शारीरिक कोई भी क्षमता, शारीरिक कोई भी दिक्कत है, उन्हें आप कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जो ये एकोमोडेशन है ये किस पे बेस्ड है? फिजिकल डिसेबिलिटी पे। जैसे कि स्टूडेंट नीड अ पार्टिकुलर स्पेस टू डू वर्क ड्यू टू बीइंग कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, यानी व्हील चेयर पे काम कर रहा है तो उसे एक अच्छा स्पेस चाहिए, यू शुड प्रोवाइड एक्सेस टू दिस स्पेस। सम एकोमोडेशन, और क्या एकोमोडेशन हो सकते हैं कि लेट स्टार्ट फॉर स्टूडेंट हु नीड स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सच एज शटल, कोई शटल से आ रहा है, कोई व्हील चेयर से आ रहा है, तो उन्हें हम टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, या अलग से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कर सकते हैं। कोई टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो नॉर्मल बच्चों की तो चलो 2 घंटे हैं टेस्ट के, लेकिन उनका टाइम हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें 3 या 2.5 घंटा दे सकते हैं, उनका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अच्छी टेक्नोलॉजी से पढ़ा सकते हैं जिससे वो बेहतर समझ पाएँ।
एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल क्या होती है, बौद्धिक विकलांगता, यानी जो जिन्हें दिमाग से दिक्कत है, जिन बच्चों को, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर हार्डेस्ट टू गेट राइट, यानी उन्हें हम जल्दी से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ठीक करा सकते हैं तो ठीक करा सकते हैं, तो उन्हें एकोमोडेट करेंगे, यानी थेरेपिस्ट रख सकते हैं, इस तरीके का कुछ भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि वो ठीक हो पाए। ठीक नहीं हो पाएंगे तो जितना हो पाएगा उस तरीके से करेंगे, जैसे कि अलाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर व्हेन रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्हें हम कंप्यूटर दे रहे हैं आंसर देने के लिए, या उनसे रिटन टेस्ट ना लेके उनसे क्या ले रहे हैं, ओरल टेस्ट ले रहे हैं। अलाउ स्टूडेंट टू डिक्टेट देयर आंसर टू टेस्ट क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन जो है उनका आंसर डिक्टेट करा रहे हैं, मतलब उनका जो प्रोसेस है वो ईजी कर दे रहे हैं। एनवायरमेंट को कैसे, क्लासरूम और एनवायरमेंट को कैसे एकोमोडेट करेंगे कि सेंसरी इंस्ट्रूमेंट के लिए उन्हें अलाउ कर देंगे। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रेक्स बढ़ा देंगे कि भाई और बच्चों का एक ही बार लंच हो रहा है या एक बार ब्रेक मिल रहा है, उन्हें 2-3 बार मिल रहा है। शेड्यूलिंग एग्जाम एट पार्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे, स्पेशल लाइटनिंग उनके लिए कर देंगे हम। टेस्टिंग एकोमोडेशन क्या करेंगे कि उन्हें टेस्ट में एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, गिविंग अनटाइम्ड टेस्ट कि भाई कितने घंटे में करो, चलो अपने घर से कर लाना, उनके लिए सेपरेट कंटेंट तैयार करेंगे, उनके लिए ओरल टेस्ट ऑफर करेंगे, सेक्शंस में टेस्ट करा लेंगे। और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड स्टूडेंट विद डिफरेंट इंडिविजुअल टेस्ट, अलग से टेस्ट फॉर्मेट उनका बना सकते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट वर्क की। और रिप्लेसिंग ग्रेड्स, यानी मार्क्स की जगह हम उन्हें ग्रेड दे सकते हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लो ना हो। अब है टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसके लिए पढ़ाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो व्हाइल टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम देयर आर सेवरल स्ट्रेटेजीज यू कैन यूज टू मेक द एनवायरनमेंट एज कंड्यूसिव टू लर्निंग एज पॉसिबल, यानी हम बहुत सारी रणनीतियां अपना सकते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एडेप्टिंग द करिकुलम टू बेटर सर्व ऑल स्टूडेंट, यानी इस तरीके का करिकुलम एडेप्ट करेंगे जो सारे बच्चों के लिए अच्छा हो, सारे बच्चों को समझ में आए, सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ पाए। क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द क्लासरूम बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट इन ईच टास्क, यानी सारे बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं जिससे कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगी। ठीक है। डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, बच्चों को समझेंगे कि कौन किस तरीके का बच्चा है और हमें उन्हें कैसे पढ़ाना है। कुछ डिसेबिलिटी वाले भी हैं और कुछ नॉर्मल भी हैं, उनकी डिसेबिलिटी के आधार पे ही उन्हें एकोमोडेट करेंगे, सहायता करेंगे उनकी। ठीक है। अब लास्ट यूनिट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वो भी मुश्किल, कभी कभी ऐसा होता है कि पूछते ही नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। इससे नहीं, देखो बीएड में क्या होता है, जो लास्ट की यूनिट्स होती हैं उन्हें इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, स्टार्टिंग की यूनिट्स को दी जाती है, क्योंकि जो 60 से 70% बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग का सिलेबस ही पढ़ के जाते हैं, 2-3 यूनिट पढ़ ली, 4 पढ़ ली कि भाई ठीक है कि पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, तो लास्ट की जो यूनिट है उन्हें इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन हम पढ़ेंगे। गाइडेंस क्या होता है भाई, गाइडेंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी एमएड करूँ तो कैसे करूँ, या क्या एंट्रेंस होगा, ये सब तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एंट्रेंस फॉर्म निकलेंगे, पेपर दे देना, पेपर में ये चीज़ आएंगे, एडमिशन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं गाइडेंस। ठीक है। या फिर कोई बच्चा 12th कर रहा है, 12th के बाद पूछ रहा है कि दीदी मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो जो हम उन्हें पर्सनली हेल्प कर रहे हैं वो क्या है, गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। पढ़ते हैं। गाइडेंस क्या है, एक पर्सनल हेल्प है जो किसी के द्वारा दी जाती है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को हम हेल्प कर सकें कि उसे कहाँ जाना है, क्या उसे करना है, कैसे वो अपना बेस्ट कर सकता है, कैसे वो कोई भी पर्पस पूरा कर सकता है। ये डेफिनेशन दी है जोन्स ने। एलिमेंट्स ऑफ गाइडेंस आर लर्निंग अबाउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी पहले बच्चे के बारे में जानना, हेल्पिंग हिम टू अंडरस्टैंड, फिर उसे खुद को समझने के लिए उसमें हेल्प करना कि वो खुद को समझ पाए कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि 10th क्लास में बच्चे होते हैं, 10th क्लास पास करने के बाद 11th में जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो यानी वो खुद को समझ पाए कि भाई मुझे तो मैथ में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे साइंस साइड में इंटरेस्ट ही नहीं है, बकवास, यानी मुझे आर्ट साइड लेनी है, तो आर्ट साइड दिलाओ, तो यानी उन्हें खुद को समझने में मदद करना। अफेक्टिंग चेंजेस इन हिम एंड हिज एनवायरनमेंट विच विल हेल्प हिम टू ग्रो एंड डेवलप एज मच एज पॉसिबल, यानी उनकी जितना पॉसिबल हो सके हेल्प करना जिससे कि वो ग्रो कर सकें। गाइडेंस क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। व्हेन गाइडिंग योर पीपल यू विल बी हेल्पिंग देम टू, अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि भाई वो इंसान खुद को समझ पाए, उसका टैलेंट डेवलप हो सके, वो अपनी एबिलिटीज और अपनी शॉर्ट कमिंग समझ सके कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो इस सब्जेक्ट को मैं ना लूँ,
है ना, या फिर मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं इस चीज को आगे परस्यू कर सकता हूँ। प्लान अ करियर इन लाइफ, की करियर लाइफ में कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइडेंस क्या है, डायरेक्ट या प्रोवाइड असिस्टेंस, किसी को भी हेल्प करना जिसको हेल्प की जरूरत है, ठीक है। काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग होती है परामर्श। भाई ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई से ही रिलेटेड होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, परामर्श दिखाने जाते हैं, काउंसलिंग करने जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। तो काउंसलिंग क्या है, एक प्रोफेशनल सर्विस है, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी दे दे। काउंसलिंग क्या है, प्रोफेशनल ऑथेंटिक डिग्री की जरूरत पड़ती है अगर हम किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं। मानो आपने साइकोलॉजी से पीएचडी कर ली है, पीएचडी करने के बाद आप कहीं एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी को काउंसलिंग दे सकते हैं। जो भी कोई इंसान है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उन्हें किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, तो वो कहलाती है काउंसलिंग। गाइडेंस क्या है, इट मीन्स प्रिवेंटिव मेजर विच कैन टेकन टू हेल्प इंडिविजुअल, यानी किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या पढ़ाई लिखाई कोई भी चीज है तो उसके लिए गाइडेंस दी जाती है। लेकिन काउंसलिंग क्या है, हीलिंग प्रोसेस है। बहुत बार क्या है, जैसे कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो वो काउंसलर के पास जाता है, बताता है कि मेरे सिम्टम ये हैं, उससे काउंसलर पूछता है, यानी डॉक्टर जो भी वहाँ पीएचडी करके बंदा बैठा है वो पूछता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से घूमने जाओ, ये सब। तो ये क्या है, काउंसलिंग क्या है, ये हीलिंग प्रोसेस है। इन विद द टीचर सीक्स टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप इन विच द चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देयर थॉट। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें तो टीचर क्या है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है जिससे कि बच्चा अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपनी सिचुएशन को बता सके, ठीक है। तो काउंसलिंग हेल्प इंडिविजुअल मेक देयर ओन डिसीजन एंड फ्रॉम अमंग द चॉइसेस अवेलेबल, यानी काउंसलिंग का मतलब होता है जो आपके पास चॉइसेस हैं आप उसी में से डिसीजन लें, यानी अपना बेहतर देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, व्यापक प्रक्रिया है, बहुत सारी एजुकेशनल प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होती हैं, इसमें हेल्प दी जाती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एलिमिनेटिंग द डिफिकल्टीज, जो आपके रास्ते में बाधा आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, उन्हें रिमूव किया जाता है। कोई सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं किसी भी लेवल पे तो उसमें हेल्प की जाती है, यानी एक तरीके की हेल्प हो गई। अब ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे गाइडेंस की क्या जरूरत पड़ती है कि भाई जिससे बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़ दे। मानो कोई 12th में फेल हो गया साइंस साइड से, तो अगर वो किसी से गाइडेंस ले तो उसे क्या गाइडेंस दी जाएगी कि दोबारा साइंस लो, नहीं। साइंस में अगर तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हैं तो छोड़ दो ना साइंस, आर्ट साइड ले लो, होम साइड से ले लो, एटलीस्ट आपकी 12th हो जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है जब भी तो 0 नंबर है, तो यानी इससे वेस्टेज और स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो सकता है, स्कूल में एडजस्ट कर सकता है, फ्यूचर एजुकेशन जॉब में आप गाइडेंस ले सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं आप मौकों को लेके, और अपनी लर्निंग में बिजी हो सकते हैं। कोई भी चेंज आपको मेथड में कोई चेंज करवाना हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई रीजन फॉर इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ डेलिंक्वेंट, ये देख सकते हैं कि जो बच्चे बाल अपराधी हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं कि भाई ये काम गलत है, ये सब चीज़ें। तो गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों ही जरूरी है एक इंक्लूसिव स्कूल में, इंक्लूसिव टीचर के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी जरूरी है, जिससे कि टीचर क्या है, बच्चों की नीड्स को समझ सके, स्पेशली उन बच्चों को जो जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत है, और उनकी नीड्स को पूरा कर सके। देर आर मैनी रीजन्स वाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचर। देखो ये चीजें पूछी जाती है कि गाइडेंस और काउंसलिंग एक इंक्लूसिव टीचर के लिए क्यों जरूरी है। टीचर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि टीचर बच्चों को समझ सके। फर्स्ट, हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड हाउ दे कैन अफेक्ट स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कैसे बच्चों को समझना है, किस डिसेबिलिटी वाला बच्चा क्लास के अंदर है, वो चीज़ें उसे कैसे अफेक्ट कर रही है। तो ये नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है पढ़ाने से पहले कि तुम कौन सी रणनीति के द्वारा पढ़ा रहे हो। दूसरा, गाइडेंस और काउंसलिंग टीचर के लिए इसलिए जरूरी है कि वो बच्चे की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई इसे क्या जरूरत है। दे मे इन्वॉल्व वर्किंग विद पेरेंट्स, अदर टीचर एंड स्पेशली टू डेवलप इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। और उनकी नीड को समझने के बाद बाकी टीचर्स के साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ मिलकर उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार करना कि इस प्रोग्राम के द्वारा या इस प्लान के द्वारा अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। थर्ड क्या है, गाइडेंस और काउंसलिंग टीचर की हेल्प करता है कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर ऑल स्टूडेंट फील रेस्पेक्टेड, ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहां बच्चों को वैल्यूड फील हो, रेस्पेक्टेड फील हो।
अगर देखा जाए तो गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों ही जरूरी है एक इंक्लूसिव टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे को सही तरीके से समझ लेते हैं यार, अच्छी रणनीति उसके अकॉर्डिंग रखते हैं कि भाई अब ये मेथड हम यूज करेंगे, ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर तो जैसे बच्चे हैं उसी तरीके से मेथड हमें रखना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे सीख सकें। अब आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन पे, बस हमारी पीपीटी खत्म ही होने वाली है। पहला क्वेश्चन है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है? दोस्तों के साथ पढ़ना। तीन आप लोग दोस्त हैं, स्कूल में दोस्त होंगे, 3-4 दोस्त एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ रह के पढ़ना। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, भाई बता दियो या बहन बता दियो, कोई भी, तो पीयर ट्यूटरिंग एक दूसरे को पढ़ाना। तो इसमें क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अच्छा मुझे तो ये आ गया, चलो सही है, चैप्टर खत्म हुआ। एनहांस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बढ़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है। रीइंफोर्स लर्निंग, लर्निंग भी रीइंफोर्स होती है, एक दूसरे को हम शाबाशी भी दे सकते हैं, एक दूसरे को हम रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई पैसा नहीं लगता, बस एक दूसरे का सपोर्ट कर दिया, काम हो गया, टास्क पूरा हो गया। एम्पैथी डेवलप होती है, इंप्रूवमेंट होता है, एकेडमिक इंप्रूवमेंट होता है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। टीम टीचिंग, टीम टीचिंग क्या होती है कि एक ही क्लास में 4-5 टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी ग्रुप बना दिया और टीचर भी वहां बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे टीचर, मल्टीपल टीचर जब पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन होगा, यानी सहयोगात्मक निर्देश होगा। और टीचर क्या है भाई, हर किसी की एबिलिटी, हर किसी में कोई ना कोई स्किल यूनिक होती है, तो वेराइड एक्सपर्टाइज रहेंगे, यानी अलग अलग एक्सपर्ट क्लास के अंदर रहेंगे, जिन्हें अलग अलग नॉलेज होगी, उनके अंदर अलग अलग स्किल होगी, उनके पर्सपेक्टिव भी अलग होंगे, तो बच्चों को भी फायदा होगा, क्योंकि हर बच्चे को एक ही टीचर पसंद नहीं आता। जब 4-5 या ज्यादा टीचर क्लास के अंदर रहेंगे तो पता नहीं किस बच्चे को किसका समझ आ जाए। एनहांस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट बढ़ेगा, इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी, यानी पहले एक ही टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, अब क्लास के अंदर 5 या 6 टीचर हो गए, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है, बढ़ जाती है, तो वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंटिन्यूअस फीडबैक, बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का पॉसिबल नहीं होता कि वो एक साथ इतने बच्चों का फीडबैक ले सके, जब ज्यादा टीचर होंगे तो फीडबैक भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इससे टीचर्स की भी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, क्योंकि टीचर एक दूसरे से भी सीखेंगे और उनके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उनसे भी सीखेंगे। इंप्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस भी डेवलप होगी, क्लास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन, यानी समावेशन के लिए सहयोगी निर्देश की व्याख्या करें। तो अभी हम पीछे पढ़ के ही आए हैं कि भाई कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि सहयोगात्मक निर्देश, यानी सारे बच्चों को निर्देश देना, सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना सीखने के लिए क्लास के अंदर। मल्टीपल वेज से पढ़ाना, मल्टीपल तरीके से पढ़ाना, जिससे कि करिकुलम में या लर्निंग सब कर सकें, सबको क्या है, मौके देना। इंक्लूसिव प्लानिंग करना, यानी इस तरीके की प्लानिंग करना कि हर बच्चा, डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले बच्चे सीख सके। डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्लास में हर बच्चा हर तरीके का नहीं होता, सारे बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं। इंडिविजुअल सपोर्ट, हर बच्चे को अलग से सपोर्ट करना। रेगुलर कम्युनिकेशन करना, इंक्लूजन को बढ़ावा देना। अब है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी शिक्षण, ये क्या है, ये भी एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे ग्रुप में सब बच्चे सीखते हैं और कोई भी गोल या कोई भी टास्क पूरा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप वर्क होता है, सब अपने गोल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिकेशन भी होता है, सारे बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रोल क्लैरिटी होती है कि भाई 4 बच्चे हैं, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ग्रुप में काम बांट दिए जाते हैं। प्रॉब्लम भी सोल्व होती है साथ के साथ, सब जवाब देने के लिए भी तैयार होते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन पॉजिटिवली इंटरडिपेंड रहते हैं, और लर्निंग भी बढ़ती है। देखो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इसमें से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट याद रह रहे हैं तो 10 लिख देना, बहुत इजी से पॉइंट मैंने रखे हैं। ई लर्निंग क्या होती है, ई लर्निंग हमने पढ़ा था कि ई लर्निंग क्या होती है, ऑनलाइन एजुकेशन जो हम लेते हैं इंटरनेट के द्वारा, डिजिटल के द्वारा, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, सीडीज के द्वारा, टीवी के द्वारा जो हम पढ़ते हैं, यानी ऑनलाइन एजुकेशन। और इसका फायदा क्या होता है कि कहीं भी एक्सेसिबल हो जाती है, किसी भी टाइम किसी जगह हम पढ़ सकते हैं, किसी भी समय पे। और एक्सेस कैसे होती है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के द्वारा, फोन से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, टीवी से पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ई बुक से पढ़ सकते हैं। और इसमें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग स्वयं गति से सीखना, यानी तुम्हें 1.5 से सही चाहिए इस वीडियो तो 1.5 से, 2 की स्पीड पे पढ़ना चाहते हो तो 2 की स्पीड पे पढ़ सकते हैं। ग्लोबल रीच, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे पास ही आके पढ़ेंगे, या फिर अब आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्या है, ग्लोबली रीच हो रही है, कहीं भी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी कुछ भी हो, सब जगह पहुंच रही है। कॉस्ट इफेक्टिव है, इंटरेक्टिव कंटेंट होता है, बच्चा भी इंटरेक्ट करता है, फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, और शेड्यूल फ्लेक्सिबल रहता है, अपने अकॉर्डिंग जब तुम्हें टाइम मिले तब आप पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होता है।
वेब बेस्ड लर्निंग भी सेम वही है, वेब बेस्ड लर्निंग यानी वेबसाइट से पढ़ना, जैसे कि गूगल पे हम कोई भी टॉपिक डालते हैं और उससे पढ़ लेते हैं, तो ये भी एक तरीके की ऑनलाइन एजुकेशन है, ये भी कहीं भी सेम वही पॉइंट लिख सकते हैं जो ई लर्निंग में है। इसे भी हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं 24 घंटे में से, ये भी एक डिजिटल रिसोर्सेज है, इसमें भी हम अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। भाई गूगल पे हमने कोई भी पीडीएफ निकाली है तो पीडीएफ अपनी मर्जी से हम स्किप भी कर सकते हैं, अच्छा थोड़ी सी पढ़ ली और बाद में काम करके या कुछ और बाहर से आगे पढ़ेंगे, तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये भी सेम बिल्कुल सेम पॉइंट है, कोलैबोरेटिव टूल है, पर्सनलाइज फीडबैक इसमें मिलता है, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है यानी बराबर उपलब्धता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है। थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, स्पीड से हम चल रहे हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है। क्वालिटीज ऑफ अ इंक्लूसिव टीचर, एक सेकंड रुकिए। क्वालिटीज ऑफ इंक्लूसिव टीचर, एक इंक्लूसिव टीचर की क्या क्वालिटी होती है कि भाई एम्पैथी, बच्चों को समझता है, क्योंकि हर बच्चा, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले, अलग जात धर्म और अलग अलग स्टेटस के होते हैं, तो सबके प्रति क्या होनी चाहिए, एक सहानुभूति होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, जहाँ चेंज की जरूरत है, जो बच्चों की नीड्स हैं वो नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना, एडजस्ट करना। और क्या है क्वालिटी इंक्लूसिव टीचर की, भाई उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, यानी सपोर्ट करे, जो चैलेंजेस आए उन्हें फेस करे और बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाए। कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ चेंज की जरूरत है वहाँ चेंज कर सके। एडवोकेसी होनी चाहिए, बच्चों के साइड में हमेशा खड़ा रहे, बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों की नीड के लिए हमेशा तैयार रहे। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, यानी सारे बच्चों को एकजुटता होकर पढ़ाए, सारे बच्चों का वेलकम करे, सारे बच्चों को सुपीरियर फील हो, किसी को भी इंफीरियर फील ना हो, सारे बच्चों को वैल्यूड दे। कोलैबोरेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहनी चाहिए। रोल ऑफ टीचिंग इन शेपिंग क्लासरूम, रोल ऑफ टीचिंग इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, टीचर का क्या रोल है क्लासरूम को शेप करने में। तो टीचर का क्या रोल है, भाई टीचर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, टीचर बच्चों की हेल्प करेगा, उन्हें गाइड करेगा और उन्हें प्रमोट करेगा, ठीक है, पढ़ने में उनकी मदद करेगा, पढ़ाने में। एडवोकेट, जहां उन्हें नीड की जरूरत है, जो भी चीज उन्हें जरूरत है वो उनकी हेल्प करेगा। रोल मॉडल की तरह काम करता है टीचर। एक कोलाबोरेटर की यानी सहयोग भी करता है, जहां सपोर्ट की जरूरत है वहां सपोर्ट करेगा, चाहे कलीग्स को सपोर्ट करना हो, साइड वाले टीचर को सपोर्ट करना हो। डिफरेंशिएशन, जैसे बच्चे हैं, अलग अलग स्टाइल वाले बच्चे होते हैं क्लास में, है ना, तो उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाएंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। कल्टीवेटर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, कम्युनिकेटर अच्छा होगा, प्रॉब्लम सोल्वर अच्छा होगा, कंटिन्यूअस लर्निंग करेगा और लीडर भी होगा। लीडर ऐसा मतलब नहीं नेता होगा, लीडर यानी सारे बच्चों को गाइड करेगा जहां उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। इंक्लूसिव स्कूल का क्या रोल है आज के टाइम में, तो ये हमने लॉन्ग में पढ़ा था क्वेश्चन। तो इंक्लूसिव स्कूल का आज के टाइम में क्या रोल है कि बच्चों को इक्विटी मिलती है। भाई ऐसा नहीं है रेगुलर स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं मेन स्ट्रीम में तो वहां इक्विटी नहीं मिलती। हाँ ठीक है, सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, हमें 40 बच्चों को एक जैसा नहीं पढ़ाना, 40 बच्चे 40 ही तरह के, उन्हें उसी तरीके से पढ़ाना। अगर जहां जिसको जैसी जरूरत है वो जरूरत अगर पूरी हो रही है तो इक्विटी हो रही है, ठीक है। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, यानी विविधता वाले बच्चे, अलग अनुभव वाले हो सकते हैं, अलग बैकग्राउंड वाले हो सकते हैं, उनको उसको क्या है सेलिब्रेट करना, ये इंक्लूसिव स्कूल का रोल होता है। सपोर्ट करना जहां भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक जुड़ाव पैदा करना। एडवोकेसी उनके राइट्स के लिए, उनकी नीड्स के लिए हमेशा खड़े रहना। कोलाबोरेशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना। इनोवेशन जो भी चीजें नई नई आ रही है उन्हें अडेप्ट करना, उन अप्रोचेस को इम्प्लीमेंट करना। सेम सेम से पॉइंट लग रहे होंगे क्योंकि सेम ही है। जब इंक्लूसिव की बात आ जाती है तो बहुत सारे पॉइंट मर्ज हो जाते हैं, और पेपर में भी अगर इस तरीके से सेम लिख देंगे तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आप खुद से भी सोच के देखिए जहां इंक्लूसिव आ गया वहां ये सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि इंक्लूसिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना, कोलैबोरेट करना, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे कोई किसी कैसा भी बच्चा हो। टीचर्स भी उस सहयोग करेंगे, टीचर भी सपोर्ट करेंगे, टीचर भी फैसिलिटेटर होगा, तो ये सारे पॉइंट क्या है नॉर्मल होते हैं। क्वालिटी क्या होती है एक अच्छे स्कूल की कि भाई वो विविधता को जश्न मनाए, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो उसे सेलिब्रेट करे, इक्विटी पे ध्यान दे। सेम ये क्वेश्चन पीछे भी है, अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन, है ना। इंक्लूसिव कल्चर को फॉलो करे, कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉलो करे, यानी सबके साथ मिलजुल के काम करे, बच्चों की नीड्स पूरी करे, एक्सपेक्टेशन पूरी करे, जो भी उनके गोल हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करे, जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो रिसोर्सेज उन्हें अवेलेबल कराए, सबके बच्चों के, देखो ये पॉइंट हर जगह है एडवोकेसी कि सबके राइट्स और सबके नीड्स के लिए खड़ा रहे। कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी फैमिली और स्टेक होल्डर को प्रमोट करे, यानी सब एक दूसरे को क्या है रेस्पेक्ट दें।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन 1-2 साल पूछा गया है। तो गाइडेंस क्या होती है, किसी को एडवाइस देना, किसी को डायरेक्शन देना। काउंसलिंग क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट देना, किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करना या उसकी हेल्प कर देना। इसका फोकस किस पे रहता है, गोल सेटिंग पे, डिसीजन मेकिंग पे। काउंसलिंग का फोकस रहता है उसकी इमोशनल को देखना, उसके बिहेवियर को, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज को सोल्व करना। हम ओवरऑल नॉर्मल बात कर रहे हैं। गाइडेंस क्या है, ये एकेडमिक और करियर चॉइस में हेल्प करता है, लेकिन काउंसलिंग क्या है, सारी चीज़ों में, इमोशनल में भी हेल्प करेगा, पर्सनल में भी हेल्प करेगा, हेल्थ में भी हेल्प करेगा। गाइडेंस में हम एडवाइस देते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन काउंसलिंग में हम क्या है, एक तरीके से थेरेपी टेक्निक्स को यूज करते हैं, इंटरवेंशंस को यूज करते हैं। गाइडेंस क्या है, शॉर्ट टर्म है, गोल ओरिएंटेड है, लेकिन काउंसलिंग क्या है, वेरी करता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, डिपेंड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल की नीड क्या है और उसका मुद्दा क्या है। हिंदी में यहाँ देख लेना। बस क्लास पूरी होने वाली है। फंडामेंटल फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव स्कूल, क्या फैसिलिटीज स्कूल के अंदर होनी चाहिए, कैसे स्कूल के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालयों के अंदर। तो भाई जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत है, जो डिसेबिलिटी वाले हैं, वो चीज़ें उन्हें अवेलेबल होनी चाहिए, यानी पहुंच होनी चाहिए सारी चीज़ों की। स्पेशल इक्विपमेंट उनके लिए होनी चाहिए, स्पेशल टूल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छा वेल क्वालिफाइड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, सपोर्ट सर्विस, जहां उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, काउंसलिंग, थेरेपी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो सपोर्ट होना चाहिए। एडेप्टिव मटेरियल होने चाहिए, यानी जहां बच्चों को चेंज की ज़रूरत है वहां चेंज कराया जाए। कोलाबोरेटिव स्पेस होना चाहिए, सब एक दूसरे को सहयोग करें। इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव या डाइवर्स नीड्स या अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों की हेल्प हो सके। पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सेफ्टी मेजर तो होने ही चाहिए। कम्युनिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स वर्किंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इन सर्विस टीचर होता क्या है, इन सर्विस टीचर होता है जो एट ए टाइम टीचिंग कर रहे हैं। प्री सर्विस होता है कि जैसे प्री सर्विस में आप लोग हैं, बीएड कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग की थी आपने, तो आप थे प्री सर्विस टीचर, लेकिन आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो है इन सर्विस टीचर। तो इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर वर्किंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इनका क्या रोल है कि भाई ये जाके डाइवर्सिटी को समझेंगे, यानी अलग अलग तरीके की क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे, इंस्ट्रक्शन को एडेप्ट करेंगे, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, कोलैबोरेटिव टीम वर्क करेंगे, यानी जो अपने कलीग्स हैं, अपने स्टाफ मेंबर हैं, उनके साथ कोलैब करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, असेसमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे, यानी बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन भी कैसे करना है, फेयर मूल्यांकन करना है, यानी जो जिस तरीके का बच्चा है उसी तरीके से उसका मूल्यांकन करना है। बिहेवियर मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, फैमिली को एंगेज यानी पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, एडवोकेसी, ये पॉइंट सारी जगह सेम है कि यानी बच्चों के राइट्स के लिए खड़े रहेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करेंगे, कंटिन्यूअस लर्निंग यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की खुद भी सीखते रहे। कंपोनेंट्स ऑफ क्लास मैनेजमेंट, क्लास को मैनेज करने के क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। तो भाई हम क्लास के अंदर जाते हैं तो क्लास को मैनेज करने के लिए सबसे पहले, या फिर हम पढ़ाने ही जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है, बच्चों को एंगेज करके रखेंगे एक्टिविटीज़ में। डिफरेंशिएटेड यानी डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, बातचीत का कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, रिफ्लेक्शन ये भी देखेंगे कि उन्हें कितना समझ आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ चेंज करेंगे, और एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव टीचर, जो इंक्लूसिव टीचर है उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होंगे, वही सेम क्वेश्चन है, ये इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। अब है पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले हैं, कोई भी पर्सन है वो डिसेबिलिटी से जो ग्रस्त है उसके लिए एक पीडब्ल्यूडी एक्ट है। पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या, ये एक्ट टू प्रोटेक्ट, एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये मैंडेट करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, फुल पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी का फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनका बराबर भागीदारी होनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा ये एक्ट कहता है। ये एक्ट ऐसा मैंडेट करता है, अनिवार्य करता है कि ये चीजें अनिवार्य होनी चाहिए।
ये एक्ट डिफाइन करता है तरह तरह की एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल और सेंसरी। ठीक है। इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एक्सेसिबल फैसिलिटीज एंड सर्विस, यानी इस एक्ट को जरूरत पड़ती है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की इन्हें जरूरत पड़ती है, जिससे कि जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें फैसिलिटीज दी जा सके, उन्हें सर्विस दी जा सके। ये एक्ट प्रमोट करता है एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को डिसेबिलिटी वाले पीपल्स के लिए। इसमें सारा डिसेबिलिटी का ही है, क्योंकि ये एक्ट ही डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए। इसके लिए ये एस्टेब्लिश करता है स्पेशल स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, एम्प्लॉयमेंट कोटाज फॉर डिसेबिलिटी, यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल होने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, थेरेपी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कोटाज होने चाहिए। ये एक्ट मैंडेट करता है क्रिएशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट कमेटी एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इट एनेबल्स द इश्यूएंस ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू एक्सेस टू बेनिफिट एंड एंटाइटलमेंट। एक्ट प्रोहिबिट क्या करता है, रोकता किस चीज पर, रोक किस चीज पर लगाता है कि जॉब देने में कोई भी भेदभाव ना हो, एजुकेशन में कोई भी भेदभाव ना हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी भेदभाव ना हो, जो पब्लिक सर्विस है जो सबके लिए है उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आ गया है, मुझे लगता है शायद ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट के इसके बाद एक दो टॉपिक बचा है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करके पूछा गया था कि एनपी और इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों, अब 2 नंबर में पूछा गया है तो 2 पॉइंट या 4 पॉइंट तो लिख देंगे एनपी के और 2 या 4 पॉइंट लिख देंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने इसमें रखा नहीं, एनपी मैंने इसमें फाइंड आउट किया है, तो एनपी के पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ। भाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि प्रिंसिपल गाइड करता है, ऑब्जेक्टिव देता है एजुकेशन की पूरी कंट्री में। भाई जो पॉलिसी आती है वो पॉलिसी एक पूरे ऑल ओवर कंट्री में फॉलो की जाती हैं। ये एड्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं कि सब तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, इक्विटी मिलनी चाहिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, रेलिवेंट हो, एफिशिएंसी हो। एनपी किस चीज पे जोर देता है कि इक्वल एजुकेशनल, यानी सभी नागरिकों को बराबर एजुकेशन मिले, चाहे उन नागरिकों का कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी उनका सर्कमस्टांसेस हो। ठीक है। इसका एम क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिले, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले, जिससे कि सब लोग बराबर पार्टिसिपेट कर सके और सबको सक्सेस मिल सके, स्पेशली किसी डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। ये एनपी एडवोकेट करती है कि करिकुलम रिपोर्ट दैट रिफ्लेक्ट नेशनल प्रायोरिटी, कल्चरल वैल्यूज एंड नीड्स ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जो अप टू डेट होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, बदलते समाज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ एनसीटी, एनसीटी के फंक्शन ये भी 2 नंबर में पूछा गया है। तो एनसीटी के क्या काम है, एनसीटी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी टीचर्स के लिए, टीचर्स के एजुकेशन के लिए ये। तो ये क्या करती है, एक्रेडिटेशन यानी मान्यता प्राप्त, एक तरीके से कॉलेजों को मान्यता देती है एनसीटी। स्टैंडर्ड यानी गाइडलाइन सेट करती है कि ये रूल रेगुलेशन होने चाहिए। देखो रेगुलेशन अगले पॉइंट में आ गया। इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए कॉलेज के अंदर, ऐसे ट्रेनिंग कराएं बच्चों की। रिसर्च में ये हेल्प करती है, ट्रेनिंग कराती है बच्चों को, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लॉन्च करती है, क्वालिटी कंट्रोल करती है, कोलैबोरेशन करती है, पॉलिसी एडवाइज करती है और इंफॉर्मेशन शेयर करती है। ठीक है। अब एनसीईआरटी के रोल, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग में एनसीईआरटी का क्या रोल है। तो भाई एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हमारी हैं, एनसीईआरटी करिकुलम को डेवलप करती है, ठीक है, रिसोर्स को क्रिएट करती है। रिसोर्स कैसे क्रिएट, सारी टेक्स्ट बुक नहीं आती है एनसीईआरटी की, बहुत सारी बुक्स आती है एनसीईआरटी जो लॉन्च करती है। ठीक है। रिसर्च में हेल्प करती है, पेडागोजिकल गाइडेंस में हेल्प करती है कि किस तरीके से इफेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, पॉलिसी रिकमेंड करती है, वर्कशॉप और सेमिनार भी कराती है एनसीईआरटी, दिल्ली में होते हैं, क्वालिटी एश्योर करती है, इनोवेशन और प्रमोशन, नई नई चीज़ों को लेके आती है और क्रिएटिव अप्रोचेज को इम्प्लीमेंट करती है, कोलाबोरेशन करती है और इंफॉर्मेशन डाइसेमिनेशन यानी अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। ये हिंदी में देख लेना, पाठ्यक्रम का विकास, संसाधन निर्माण। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। पार्ट्स में देख लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, काट के देख लेना, जैसे समझ आए वैसे देख लेना, लेकिन कंप्लीट देख लेना। अगर आपने ये 2 क्लासेस देख लिया तो पूरी बुक आपकी कंप्लीट है। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। क्लासेस थोड़ी सी डिले हो रही हैं, हो भी सकती हैं आगे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी हैं 7th
डेट से, तो फिर मुझे अपना भी थोड़ा सा देखना है ना। और आप लोगों को मैं देख ही रही हूँ, अभी अपना कुछ नहीं पढ़ा, तुम लोगों को ही करा रही हूँ। तो बाय बाय।